मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे BSc पार्ट 3 का पेपर 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका कि हम पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा है जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति रेडियो आवृत्ति की तरंगों का अवशोषण करके किसी नाभिक में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस होने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके विभिन्न यौगिकों की संरचना ज्ञात की जाती है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग में लिया जाता है। जैसे नंबर 1 कार्बन 13 या कार्बन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कार्बन 13 का नाभिक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों का अवशोषण करके अनुनाद करने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके कार्बनिक यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जाता है। कार्बन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। दूसरा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य भाग है NMR का, वह है प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद, या जिसको हम PMR या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं। यानी कि वह NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हाइड्रोजन का नाभिक अर्थात प्रोटॉन 1H बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों का अवशोषण करके अनुनाद करने लगता है, और जिसके फलस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके विभिन्न यौगिकों की संरचना का निर्धारण किया जाता है। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और इस डिस्कशन में आज जो हम करने वाले हैं, इसमें मुख्यतः इसी के बारे में PMR के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक तभी अनुनाद करता है जब इसका घूर्णन आवृत्ति आपतित रेडियो तरंगों की आवृत्ति के समतुल्य हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण करने वाले नाभिक हाइड्रोजन के होते हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। चूँकि हाइड्रोजन 1H के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ चक्रण की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण और एक सूक्ष्म क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दर्शाया जा रहा है।
जिसमें हम आसानी से दिखा सकते हैं कि किस तरह चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। हाइड्रोजन की नाभिक का प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण एक सूक्ष्म क्षण चुंबक की भांति कार्य करते हैं और अपने आसपास चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न कर देते हैं, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रोटॉनों का चुंबकीय आघूर्ण बेतरतीब यानी कि रैंडम रूप से अभिविन्यासित होता है, ओरिएंटेड होता है, जैसा हम डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं। इस डायग्राम के जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है और किस तरह चुंबकीय आघूर्ण प्रोटॉन का बेतरतीब है। लेकिन जब किसी सैंपल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रोटॉन किसी एक संभावित अभिविन्यास में अरेंज हो जाते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम के राइट हैंड साइड में दिखाया जा रहा है। यहाँ एक तरफ वो अभिविन्यासित हो चुके हैं। प्रोटॉनों का इस तरह अभिविन्यासित होना यह दिखा रहा है कि वो दो तरह से अभिविन्यासित हो रहा है, एक अलाइंड विद द फील्ड और दूसरा है अलाइंड अगेंस्ट द फील्ड, जैसे यहाँ डायग्राम हम देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ इस फिनिश स्टेट में दिखाया जा रहा है। यानी कि प्रोटॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। निम्न जो समीकरण जो यहाँ दर्शाया जा रहा है, इसमें एनएमआर की मूल समीकरण है जो प्रोटॉन द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति को दर्शा रहा है। जैसे न्यू के इक्वल टू गामा B0/2 यहाँ दिखाया जा रहा है इक्वेशन में। यहाँ न्यू आवृत्ति हर्ट्ज में है, B0 यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, इसको गॉस में काउंट किया जाता है, और गामा ये मैग्नेटोजाइरिक अनुपात है जो नाभिकीय स्थिरांक होता है। और प्रोटॉन के लिए इसका मान 26,753 होता है। यदि 1.41 टेस्ला यानी कि 1 टेस्ला का जो वैल्यू होती है वो 10⁴ होती है गॉस में, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो अवशोषण की आवृत्ति 60 मेगाहर्ट्ज में होती है, जबकि 7.04 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अवशोषण की आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज में हो जाती है। किसी पदार्थ का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सिद्धांत रूप में तो पदार्थ का एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर से लगातार परिवर्तित होती हुई आवृत्ति की विकिरण गुजारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरणों की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करते जाते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जिस मान पर विकिरणों की ऊर्जा नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए पर्याप्त हो जाती है, उसका अवशोषण होता है और एक संकेत यानी कि सिग्नल प्राप्त होता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दर्शाया जा रहा है, यहाँ इसमें सिग्नल्स दिखाए जा रहे हैं, 2 सिग्नल्स जैसे दिखाए जा रहे हैं। ये सिग्नल 2 तरह से एक्सिस पर इंडिकेट किया जा रहा है। एक तरफ इंटेंसिटी को लिया जा रहा है और दूसरी साइड में यहाँ एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को शो किया जा रहा है, जो डेल में इंडिकेट किया जा रहा है। TMS यहाँ रेफरेंस के रूप में दर्शाया जा रहा है और ये जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड और अप फील्ड के रूप में दर्शाए जा रहे हैं, यानी कि डीसील्डेड न्यूक्लियाई और सील्डेड न्यूक्लियाई के रूप में इनको इंडिकेट किया जाता है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।